फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस की टीएसटी पीएचडी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। मींस आप अगर टीएसटी कर रहे हैं इंग्लिश से तो टीएसटी का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, पीएचडी करें तो उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। तो इसी सीक्वेंस को हम आगे तक बढ़ा के आपका जो एनसीईआरटी केवीएस टीएसटी पीएचडी का है पूरा एनसीईआरटी आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो आज का आपका चैप्टर है वो है अ फोटोग्राफ बाय सिरले टोल्सन। तो इसमें आपको मैं बिल्कुल क्लियर एक एक लाइन में बताऊंगी किस प्रकार से आप 11th क्लास की एनसीईआरटी को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ले जाके कैसे क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके हॉर्नबिल जो पोएम्स हैं उनकी क्लास 11th का ये पोएम है अ फोटोग्राफ बाय सिरले टुल्सन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का आपका चैप्टर ये अ फोटोग्राफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं कि जैसे कि देखते हैं वीडियो पे कम व्यू है तो वो तुरंत वीडियो को स्किप करते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ। हर एक टॉपिक को मैं कवर करती हूँ, एक ही वीडियो में कवर करना पसंद करती हूँ कि आपको उस चैप्टर से जुड़ा हुआ हर एक टॉपिक अच्छे से उस लाइन में मिल जाए। और एक एक लाइन को मैं बहुत अच्छे से मेंशन करती हूँ। पहले राइटर को कवर करती हूँ, देन मैं पूरा आपकी समरी डिटेल में आपको समझाती हूँ कि इसमें कौन सा लिटरेरी टर्म्स यूज़ हुआ है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आती हूँ जैसे कि आपका इस चैप्टर पे पूरा के पूरा कमांड हो सके, इसके बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स प्लीज़, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना समरी स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारी राइटर हैं सिरले टुल्सन, इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रख लेते हैं। क्योंकि हम अगर कोई राइटर हमारे मेंशन है हमारे पोएम में, हमारे बुक में, हमारे चैप्टर में, तो वो राइटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनके साथ सिरले टुल्सन के साथ तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है। वो ये जुड़ा हुआ है कि इनके साथ जो सेल्टिक जो क्रिश्चियनिटी थी, सेल्टिक क्रिश्चियनिटी इनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मीन्स अब आप सोच रहे होंगे ये सेल्टिक क्या है, सेल्टिक क्रिश्चियनिटी क्या होता है। तो ये फ्रेंड्स ये होता है कि जैसे कि ब्रिटेन में मान लीजिए कि आज से लगभग 1500 साल पहले जो ट्रेडिशन था, जिस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग लिटरेचर लिखे जाते थे उसको ही सेल्टिक ट्रेडिशन कहा जाता था। तो उस वाले ट्रेडिशन से, उस वाले लिटरेचर से जो सिरले टुल्सन है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। उनको उस तरह के वर्क लिखना सिरले टुल्सन को पसंद है। तो इस प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है, आपके एग्जाम में आ जाता है कि सेल्टिक क्रिश्चियनिटी से या फिर आप कह लीजिए सेल्टिक वर्ड से कौन ज़्यादा अटैच है, कौन ज़्यादा मीन्स इससे कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो आप सीधे आंसर क्या करेंगे, सिरले टुल्सन। ये एक फैक्ट इनके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको जानना जरूरी था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सिरले टुल्सन वॉज बॉर्न ऑन 20 मई 1924 इन हेनले ऑन थेम्स, इंग्लैंड, एज द डॉटर ऑफ ये देख लीजिए इनके माता पिता का नाम आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, 20 मई 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड, थेम्स, इंग्लैंड। थेम्स वहाँ की नदी है, वहाँ की रिवर है, और इंग्लैंड में हुआ था। और ये किसकी डॉटर है, डॉगलस हॉर्सफॉल डिक्सन एंड मर्जोई ब्राउन, ये इनके माता पिता हैं। आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है सेल्टिक क्रिश्चियनिटी, ये इनसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थी। ये मैंने आपको बता दिया। हर ग्रेटली दैट मोस्ट ऑफ हर मेजर वर्क लाइक सेल्टिक। अब इनका देख लीजिए ये इतना ज़्यादा एक्सपायर थी, इनके जो जितने भी फेमस वर्क है वो मोस्टली इसी थॉट पे लिखे हुए हैं, इसी मीन्स की इसी ट्रेडिशन में मोस्टली इनके लिटरेचर आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप देख लीजिए सेल्टिक अल्टरनेटिव, ये आई थी 1987 में आई थी। ये जो सेल्टिक अल्टरनेटिव है सिरले टुल्सन के द्वारा ही लिखी गई है, आई थी 1987 में। एंड सेल्टिक ईयर ये आई थी 1993 में। तो आप समझ पा रहे हैं कि इनको इस तरह के वर्क लिखना पसंद था। मीन्स जब बहुत काफ़ी पुराना वर्क, मीन्स कि आज से मान लीजिए 1500 पहले के जो ट्रेडिशन थे उस तरह के ट्रेडिशन को ये फॉलो करके उस तरह की स्टोरी को ये लिखती थी अपनी वर्क में। मतलब वो अपना टॉपिक उस तरह के टाइम का जो लिटरेचर था उसको अपना क्या बनाती थी, टॉपिक बनाती थी। बट दीज वर्क इंटीमेट फॉर हर मोर फेमस, लेकिन जो मीन्स
ये जो वर्क है अ फोटोग्राफ इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क माना गया। मीन्स कि इनसे इनकी फोटोग्राफ से इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई। अब फोटोग्राफ में आपको थोड़ी सी नीचे पहले इनका ये बता लूँ, इनकी बायोग्राफी थोड़ी हम जान लें, फिर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आई होप आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, क्योंकि इसके पहले तो आप कई एजुकेटर के वीडियो देख चुके होंगे, बट मैं काफ़ी क्लियर वे में आपको समझाऊंगी। आज के बाद आपको और कहीं और ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरी कोशिश रहती है। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगे ना लगे, पर मेरी कोशिश रहती है आप लोग को पूरा वीडियो अच्छा ही लगे। हर पोइट्री वॉज ब्रॉडकास्ट एंड पब्लिश्ड इन जर्नल्स। इनकी पोइट्री देखिए, अब इनकी पोइट्री क्या हो गई, फेमस हो गई थी। मीन्स ब्रॉडकास्ट लेवल पे इनकी होने लगी थी, पब्लिश होने लगी थी। कहाँ होने लगी थी? जर्नल्स में। अब जर्नल्स का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीन्स अगर आपके किसी राइटर का जर्नल्स मेंशन है, कि अगर उनका मेंशन है कि इसमें इसमें इनके वर्क पब्लिश होते थे, तो उन जर्नल्स का नाम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन सा था? द लिसनर, ट्रिब्यून, एम्बिट एंड आउटपोस्ट। आप देख सकते हैं कि ये जनरल आपको जो चारों हैं आराम से याद करने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, आपके एग्जाम का लेवल क्या है, कोई भी कुछ भी नहीं जानता फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ी, क्योंकि सीधे सीधे मेंशन है कि आपका एग्जाम 11th-12th की एनसीईआरटी जरूर है, बट आपका एग्जाम क्या होगा? पीजी लेवल का होगा। तो इस हिसाब से आपकी तैयारी आपको बनानी पड़ेगी। सिरिल टुल्सन हु हैड डाइड। अब इनकी देखिए, सबसे पहले तो डाइड इनकी कब डाइड हुई थी? 94। ये आपको यहाँ पास ये जो एज है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। सिरिल टुल्सन की 94 की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। वो किस प्रकार से विख्यात है, किस प्रकार से जानी जाती हैं? तो सबसे पहले तो वो जानी जाती हैं एज अ पोएट जानी जाती हैं, एज अ टीचर जानी जाती हैं, एजुकेशनल जर्नलिस्ट जानी जाती हैं, एंड एडिटर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगहों पे एडिटर का भी काम किया, इसलिए वो एज अ एडिटर भी जानी जाती हैं। एंड द ऑथर ऑफ बुक्स अबाउट वॉक्स अलॉन्ग द एंशिएंट ट्रैक्स एंड रोड्स ऑफ ब्रिटेन। तो इनका ये बहुत फेमस वर्क है, रोड्स ऑफ ब्रिटेन इनका बहुत फेमस वर्क है। जान लीजिए कि मीन्स कि ये जो अपने इस वर्क के लिए काफ़ी जानी जाती हैं, काफ़ी इस वर्क को पॉपुलैरिटी मिली थी। तो ये आप इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, कि अगर आ गया 3-4 ऑप्शन आ गए तो उसमें से एक इनके वर्क नहीं रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा ये सिरिल टुल्सन का वर्क नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो आपके क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से एग्जामिनर को बहुत आसानी से एग्जामिनर 3 इनका वर्क मेंशन करके एक अदर मेंशन कर देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कौन इनका नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना यहाँ तक तो राइटर का हम काफ़ी कुछ जान लिए। आपने जाना कि क्या इनका बर्थ कब हुआ था? 20 मई 1924 को हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, और इनके माता पिता का नाम ये था ये। और इनकी जो यहाँ पास ये देखिए जो जर्नल्स हैं इसमें पब्लिश होते थे, और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एक तो खुद फोटोग्राफ है, और दूसरा आप ये जान लीजिए रोड्स ऑफ ब्रिटेन। फिर उसके बाद हम अपने स्टार्ट करते हैं अ पोएम। थोड़ी सी इसकी समरी, थोड़ा सा इसके सेंट्रल आइडिया जान लेते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, फिर हम पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी के बुक से ही। द पोएम अ फोटोग्राफ इज रिटन बाय सिरिल टुल्सन। जो फोटोग्राफ पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सिरिल टुल्सन के द्वारा। ये बहुत, सबसे पहले तो एक नंबर आपका यहीं बन गया कि किसके द्वारा। अगर ये आगे पहचानने को, रिकोगनाइज करने को आ गया तो आप आराम से करेंगे सिरिल टुल्सन द्वारा ये पोएम अब फोटोग्राफ लिखी गई। इन दिस पोएम शी रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज वाइल लुकिंग एट द चाइल्डहुड फोटोग्राफ व्हेन हर मदर वॉज 12 years ओल्ड आल्सो। वो एक पिक्चर देखती रहती है, उसमें क्या रहता है कि वो अपनी मदर की अपनी मेमोरी को याद करती रहती। राइटर जो है अपनी मदर की मेमोरी को याद करती हैं, क्योंकि इस टाइम उनकी मदर उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनकी मदर का डेथ हो चुका है। उस फोटो में जो उनकी माँ थी वो कितनी ईयर की थी फ्रेंड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फोटो में जो माँ दिखाई गई है ऑथर की या फिर राइटर की या फिर पोएट की, कुछ भी मेंशन हो सकता है, उनकी एज कितनी थी? तो आपको सीधे टिक करना है 12 years की उनकी माँ की एज थी। सी हैज़ बीन डिसीज्ड 12 years एगो। और देखिए इत्तेफाक की बात, देखिए जब उस फोटो में उनकी माँ जो रहती है वो 12 year की रहती है, और अभी जब वो जो पोएट है जो फोटो देख रही है वो उस टाइम भी उनकी माँ की कितनी 12 years ही बीत चुके हैं। आप इसे कोइंसिडेंस बोल लीजिए, जो भी 12 year उनकी डेथ को बीत चुके हैं, और वो अपनी माँ को याद कर रही है, उनके पूरे टाइमिंग को किस प्रकार से वो अपनी माँ के साथ रहती थी, सब कुछ वो याद करती है। उस फोटो में देख के एक बीच साइड को दिखाया गया उस फोटो में, जिसमें उसकी माँ और 2 उनकी कज़न रहती हैं। इस स्टोरी को ऑथर ने बड़े प्यार से एक पोएम में उतारा हुआ है।
तो और क्या करती है, एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन द मदर्स लॉस, वो अपने दुख को व्यक्त करती है, अपनी माँ के खोने का दुख किस प्रकार से व्यक्त करती है, बस यही इस पोएम में उतारा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट पोएम जो है, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग से भरा हुआ, अपना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अ फोटोग्राफ के पहले मैंने आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके ऑथर को मेंशन किया है, उसके ऑथर के बारे में, बहुत खुशवंत जी के बारे में, उनके कौन कौन से उनकी जीवनी मीन्स उनकी बायोग्राफी, उनके जितने अवार्ड मिले हैं, वो सब कुछ मैंने उनके उस प्रीवियस के वीडियो में कंप्लीट किया द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें मैंशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, वो भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दी कार्डबोर्ड, ज़रा से इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, इतना ठीक है। आई होप आपको आसानी होगी पढ़ने में। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls cousins went paddling। अब यहाँ ये देखिए कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड किसका सिंबल है, मतलब कि ऑलवेज का, मीन्स इसमें क्या दिखाया गया है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग। मीन्स पैडलिंग तो एक प्रकार जो साइकिल की जो पैडलिंग होती है उसको भी कहते हैं, बट यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है वो समुद्री मीन्स तैराक को दिखाया गया है, मीन्स तैराकी कर रही हैं, कैसे उनकी टू कजन तैराकी करते हुए इस पिक्चर में, मीन्स कार्डबोर्ड में। तो इसमें ये कार्डबोर्ड दिखाया गया है, ये एक प्रकार का सिंबल है कि कार्डबोर्ड तो अब ये पिक्चर तो अब रह गया, बट इसके अंदर जो लोग थे वो अब नहीं हैं। ये एक प्रकार से आप सिंबल के थ्रू मान सकते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी माँ जो कवित्री की, जो पोएट की माँ है, वो बड़ी रहती है, अपने कज़न से बड़ी रहती है, उनकी दोनों कज़न से छोटी रहती है। एंड शी द बिग गर्ल, बिकॉज वो बड़ी रहती हैं, सम 12 ईयर्स आर सो। मीन्स उनकी जो माँ जो पिक्चर में जो उस कार्डबोर्ड में दिखाई गई वो कितनी एज की रहती है फ्रेंड, 12 ईयर की रहती हैं। एंड ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट अंकल विद द कैमरा। वो क्या करती हैं, वो तीनों स्माइल करती हैं, बीच का पूरा मज़ा लेती हैं वो, और क्या उनके अंकल उस मोमेंट को, वो जो मोमेंट रहता है उनके खिलखिलाने का, उनके हंसने का, उनके बीच का जो भी इंजॉयमेंट रहता है, उनके अंकल क्या करते हैं, कैमरा में कैद करते हैं। तो उस टाइम हवा इतनी तेज़ चलती रहती है कि उन सब का जो हेयर रहता है उनके बालों पे उड़ा हुआ, बिखरा हुआ दिखाई देता है उस पिक्चर में। अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। उनका, मेरी माँ का फेस ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल स्वीट फेस, एकदम मासूम सा। अब वो 12 साल की बच्ची हैं तो उनका फेस तो स्वीट रहेगा ही। तो वो इमेजिन करती है कि कितनी सुंदर लग रही थी मेरी माँ। मीन्स ये जो पोएम है फ्रेंड्स, ये जो पोएट हैं वो अपनी माँ को एक प्रकार से याद कर रही हैं, उनको एक प्रकार से श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो उनको उनकी मेमोरी को याद करके वो उनको एक बिटर स्वीट मिल रहा है, मीन्स अच्छा भी लग रहा है और उन्हें खोने का तकलीफ भी है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि उनकी माँ का फेस कितना स्वीट था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, तो उस टाइम जबकि मैं बॉर्न नहीं हुई थी। मीन्स अगर उनकी माँ 12 साल की है तो उस टाइम वो बॉर्न, कवित्री कौन नहीं बॉर्न हुआ था, कवित्री नहीं बॉर्न हुई थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लिस्ट। और इसमें देखो, मेरी माँ इसमें 12 साल की थी, जो कि बिल्कुल जब मैं उनसे मिली थी, जब मैं पैदा हुई थी, तो माँ बिल्कुल ही बदल गई थी। जैसे इस पिक्चर में है उस तरीके से माँ बिल्कुल भी नहीं थी। मीन्स जब मैं पैदा हुई थी, जब मैं अपनी माँ को जैसे मैंने देखा है, माँ इसमें और उसमें बहुत अंतर है। लेकिन इस सी को देखो, जो कि बिल्कुल ही चेंजलेस है। मीन्स सी तो कभी बदलेगी नहीं, वो तो जैसी अपनी प्रवाह की धारा बनाई हुई थी, जैसी पहले थी वैसे भी अब भी है। हालांकि पोएट की जो माँ है वो अब उनके पास नहीं, लेकिन वो सी की धारा तो उसी तरीके से बह रही है। इस प्रकार से इसमें आप क्या देखा गया है कि आपको देखिए, इसमें एक तो लाइफ के चेंजेस दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सी एक बिल्कुल ही मीन्स वो कभी भी चेंज नहीं होती, उसकी धारा हमेशा उसी प्रवाह में बहती है। बट लाइफ क्या है, लाइफ आज है और कल नहीं है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। वॉज देयर ट्रिब्यूटी ट्रांसिएट फीट। अब यहाँ पास आप फ्रेंड क्या देख रहे हैं, अब आप देखिए यहाँ पास क्या कह रहे हैं कि उनके पैरों को, वो जो थी, उनका जो पैरों का छाप जो रेत पे पड़ा हुआ था, तो बहते हुए उस पैरों के छाप को जो बहती हुई लहर थी, उनकी जो फीट थी, वो उनकी जीवनी को ले जाती। मीन्स कि उनके जो छाप थे उसको भी बहा ले जाती। आज वहाँ पास वो लहर तो देखने को मिलेगी, पर उनके जो पैर के छाप थे वो अब देखने को नहीं मिलेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पास देखिए, ये देखिए टेरिबली ट्रांसिएंट। तो यहाँ पास आपको कौन सा फिगर ऑफ
ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है। मैंने फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की पूरी 10 इंट्रोडक्शन क्लास लिए, इसीलिए लिए कि अगर आप लोग जब आप लोग पोएम पढ़ने लगे तो आप लोग को फिगर ऑफ स्पीच लाइन से स्टेंजा से पहचानने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप में एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पैराग्राफ आ जाएगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में है, तो आपको उसमें से पहचानना पड़ेगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप ये देखिए टेरिबली ट्रांसलेट, इसमें टी साउंड का क्या रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पास एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पास ये देखिए इसको, ये ट्रांसिएंट फीट, इसमें भी एक फिगर ऑफ स्पीच मेंशन है। अब आप सोचेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मेंशन है, तो इसमें जो मेंशन है वो है ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट वो होता है फ्रेंड, जैसे कि देखिए जो लाइफ होता है जो लाइफ होता है वो ट्रांजिएंट होता है, मीन्स जो लाइफ होती है वो ट्रांजिएंट होती है। मीन्स वो क्या कहते हैं कि वो एक प्रकार से लाइफ जो है, लाइफ का यहाँ पास ये जो फीट यूज़ हुआ है एडजेक्टिव के टाइप में, मीन्स लाइफ तो ट्रांजिएंट होती है पर पैर नहीं होता है। मीन्स यहाँ पास पैर से जो की तुलना की है, किसकी की गई है, पूरे इंसान की तुलना पैर से की गई है। तो मीन्स यहाँ पास क्या देखने को मिल रहा है, ट्रांजिएंट फीट में आपको देखने को मिल रहा है एपिथेट ट्रांसफर एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें इस लाइन में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पास आपको देख रहे हैं, यहाँ पास एलिट्रेशन और ट्रांसफर एपिथेट दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स इस पोएम में इसमें पोएट की कई फीलिंग को डिस्क्राइब किया गया है, मीन्स मल्टी लेवल पे डिस्क्राइब किया। मोस्टली आपको 3 स्टैंजा देखने को मिलेंगे, बट 3 स्टैंजा में जो ऑथर हैं, जो पोएट है, वो अपनी फीलिंग को मल्टी लेवल पे ले जाती हैं और उसको इस पोएम में उतारती हैं। जैसे कि आपको इसके थीम देखने में को मिलेगा, जो इसका पहला थीम आपको देखने को मिलेगा। पहला तो आप मान लीजिए नॉस्टैल्जिया, ये आपको पहला थीम देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि मीन्स इसका क्या होता है फ्रेंड्स, ये ओ है, तो ये आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है क्षणभंगुर, मीन्स कह लीजिए एक प्रकार की स्वीट मेमोरीज कह लीजिए, जो कि पास्ट की, मीन्स ऐसी मेमोरीज जो कि बीत चुकी है, इसको ही हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। तो इस प्रकार से ये वाला थीम आपको इस पोएम में देखने को मिल रहा है। मीन्स कि जो मीन्स ये पोएम, ये पिक्चर पर देखते हुए जो पोएट को फील होता है कि अच्छा फील होता है कि मेरी माँ इस टाइम कम से कम फ़ोटो में तो मेरे साथ हैं। ये फिर उसके बाद उनको लेकिन तकलीफ भी होती है कि मेरी माँ रियल लाइफ में तो मेरे साथ नहीं है, एटलीस्ट मैं उनको पिक्चर में तो देख सकती हूँ पर रियल लाइफ में मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मीन्स स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट मीन्स होता है नॉस्टैल्जिया। और सेकंड जो इसका थीम बनता है, थीम से भी क्वेश्चन फ्रेंड आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा थीम बता देती हूँ। और जो सेकंड बनता है बिटरनेस ऑफ लॉस, बिटरनेस ऑफ लॉस, इसका ये भी थीम आपको देखने को इस पूरी पोएम में मिलेगा। मीन्स कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा लॉस क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, इतनी जल्दी मेरी माँ को मुझसे दूर क्यों कर दिया। इस प्रकार के सवाल जो रहते हैं पोएट के मन में रहता है। ये आपको पोएम पढ़ते हुए ये नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी बिटरनेस ऑफ लॉस को इस पोएम में दर्शाया है। अब तीसरा हम बात कर लेते हैं रियलाइजेशन ऑफ द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ। इसमें तीसरा थीम ये आपको देखने को मिलेगा। ये सब आपको जानना जरूरी, इसलिए मैं बीच में बता दे रही हूँ। रियलाइजेशन ऑफ द, आप अपने नोट्स में लिखते रहिए, ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ। यहाँ पर देखिए ट्रांसिएंट फीट का बात हुआ है, तो मीन्स ट्रांसिएंट फीट को यहाँ ट्रांसिएंट फीट पैर नहीं माना गया है, एक प्रकार से ये लाइफ ही मान लिया गया। मीन्स क्षणभंगुर, ट्रांसिएंट मीन्स होता है क्षणभंगुर पैर, वो जो थे रेत में जो क्षणभंगुर पैर के निशान थे वो लहर अपने साथ बहा के ले गई। बट मीन्स ये होता है कि ये जो क्षणभंगुर जीवन होता है उसको एक न एक दिन जाना ही होता है। इसमें आपको इस प्रकार से इसमें रियलाइजेशन ऑफ द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ भी देखने को मिलेगा। और चौथा आपको देखने को मिलेगा इनएबिलिटी टू जस्टिफाई डेथ। मीन्स क्या होता है कि राइटर लास्ट के आपको जो तीसरा स्टेंजा है, इसमें तीसरा स्टेंजा ये जो है, इस वाले स्टेंजा में आप देखेंगे कि जो ऑथर हैं, जो पोएट हैं, वो मान लेती हैं कि हाँ डेथ सबके साथ आना है, वो मतलब कि जस्टिफाई कर लेती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम अपना शुरू करते हैं। यहाँ तक हम अपना स्टार्ट कर चुके थे, यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब सम 20-30 ईयर्स लेटर से हमें स्टार्ट करना है। ये थोड़ी सी बातें आपको समझाना ज़रूरी थी, मैंने सोचा समझा दूँ पहले।
फ्रेंड्स फर्स्ट वाला स्टेंजा पढ़ के हमें इतना तो पता चल गया है कि ये पोएम कौन से उसमें लिखी गई है, राइमिंग स्कीम में, तो इस ये लिखी गई है फ्री वर्स में। ये पूरी पोएम जो आपको यहाँ पास देखने को मिल रही है फ्री वर्स में लिखी गई है। अब आप फ्री वर्स मत पूछने लगिएगा, फ्री वर्स मैं बता ही देती हूँ एक बार कि फ्री वर्स क्या होता है, जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम या मीटर फॉलो नहीं होता है, हर लाइन में अलग अलग मीटर मीन्स यूज़ किया जाता है। मैंने जब फिगर ऑफ स्पीच की बात करी, जब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मैं आपको पढ़ा रही थी, तो उसमें राइमिंग व्हाट इज़ राइम्ड पोइट्री, फ्री वर्स एंड ब्लैंक वर्स, इन तीनों का बहुत ही अच्छे से आपको डेफिनेशन बताया था कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। तो इसमें फ्री वर्स में क्या होता है फ्रेंड, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होता, ना कोई मीटर फॉलो होता है। और तो इस प्रकार से इस पोएम में आपको फ्री वर्स देखने को मिल रहा है, मीन्स फ्री वर्स के पैटर्न में ये पोएम लिखा गया है। और इस पोएम में मीन्स राइटर के हमें 4 इमोशंस के थ्रू हम देखते हैं कि राइटर क्या करते हैं, अपने इमोशन को फ्लो होते हुए दिखाती है इस पूरे पोएम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर सी लाफ एट द स्नैपशॉट। अब उनकी क्या कहते हैं, अब ये देखिए सेकंड स्टेंजा आ गया है, मतलब तीन पैराग्राफ में मैंने आपको कहा ना बताया। फर्स्ट वाले में तो वो पूरा डिस्क्राइब किया गया है सी बीच का, किस प्रकार का सीन था ये डिस्क्राइब किया। अब ये कहानी आ जाती है, उस टाइम तो जो राइटर रहते हैं वो फोटो तो अपने पास ले रहे, लेकिन अब ये कहानी बीच की आ जाती है जब उनकी माँ 30-40 की उम्र में थी। अभी तक वो 12 साल बच्ची थी, वो याद करे थी कि मेरी माँ 12 साल की बच्ची थी। अभी वो उनकी माँ जब शादी करके यहाँ पास आती है अपनी बेटी के साथ, वो खुद वो ये पिक्चर देखती हैं और कहती हैं कि जब वो मीन्स 30-40 साल की थी तो देखती हैं सम 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब वो कब देखती हैं 20-30 ईयर्स लेटर बाद में देखती हैं। सी हैड लाव एट द स्नैपशॉट, जब वो पिक्चर ये स्नैपशॉट देखती हैं तो हंसती हैं। सी बेटी एंड डॉली, अब यहाँ पास सी बेटी एंड डॉली को देखिए, सी बेटी एंड डॉली, सी सेज, वो क्या कहती हैं, सी सेज एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, उन दोनों ने मेरे लिए ये ड्रेस डिज़ाइन किया था। और वो उनके कपड़े को देख के, मतलब जो बीच में उन्होंने कपड़े पहने थे उसको देख के हंसती हैं कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो आप फ्रेंड यहाँ पास देख रहे हैं कि अब आप यहाँ पास देखिए सी बेटी एंड डॉली। अब इसमें आपको पढ़ते पढ़ते ये देख गया कि यहाँ पास क्या है, एक प्रकार का हमें इंजॉयमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए इंजॉयमेंट वो होता है कि जहाँ पास आप बात को सीधे सीधे आगे तक ले जाते हैं, इसमें मीन्स कोई भी फुल स्टॉप या कॉमा नहीं होता है। सी बेटी एंड डॉली, सीधे अपनी बात को सी बेटी एंड डॉली पे लेके सीधे गई। यहाँ पास कोई भी आपको फुल स्टॉप या कॉमा लाइन में नहीं देखने को मिला है। तो मीन्स यहाँ पास एक प्रकार का आपको इंजॉयमेंट देखने को मिलेगा। मीन्स वो उनके लुक को देखती हैं और हंसती हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, तो क्या दिखाया गया है, जो सी हॉलीडे था वो उनकी माँ का पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, जो कि उनके हंसी का कारण था। बोथ वरी विद द लेबर्ड के ईज ऑफ लॉस, दोनों ही खुश भी थी और वरी भी थी। वरी मीन्स होता है, मीन्स जो चीज़ आपको सुख भी दे रही हो और दुख भी दे रही हो, एक प्रकार से आप कह सकते हैं बिटर स्वीट। वरी मीन्स होता है बिटर स्वीट, जो कि आपको सुख भी दे रही हो और उनको दुख भी दे रही हो। इसमें क्या दिखाया गया फ्रेंड, इस वाले स्टेंजा में इसमें दिखाया गया कि पास्ट कितना प्लान था, मतलब कि वो लोग कितना प्लान किए थे कि हम बीच पे जाएंगे, ऐसे ऐसे फ़ोटो खिंचवाएंगे, ऐसे ऐसे मस्ती करेंगे। बट फ्यूचर में क्या होगा ये हमें भी नहीं पता, हमें क्या किसी को भी नहीं पता। मीन्स लाइफ तो ट्रांजिएंट है, ऑल टाइम में चेंज हो रही है, मतलब लाइफ तो ट्रांजिएंट है, ऑल टाइम में चेंज हो रही है। ट्रांजिएंट हो रही है जो चेंज अल्टरनेट चेंज होता रहता है, मीन्स लाइफ तो ट्रांजिएंट है। इस पूरे इसमें इस वाले में दिखाया गया है। फिर यहाँ पास देखिए, जस्ट अ सेकेंड, इस वाले लाइन में द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। अब इस वाले लाइन में आपको जो थीम देखने को मिलेगी वो कौन सी थीम देखने को मिलेगी, वो मिलेगी नॉस्टैल्जिया की यहाँ पास थीम देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पास देखिए वो जो मीन्स की जो ये फ़ोटो में नरेटर की माँ है, मीन्स जो पोएट है उनकी जो माँ है, उनके लिए क्या है, हंसी है। जो पीछे का जो अपनी पिक्चर देखती हैं उस टाइम का जो मेमोरी याद करती हैं, उनके लिए वो नॉस्टैल्जिया है, मतलब एक खुशी का पल है। और उस प्रकार से जो वो अपनी माँ के चेहरे पर जो वो खुशी देख रही थी, वो ये पोएट के लिए खुशी का चीज़ है। मीन्स
उनकी माँ तो उस पिक्चर को देख के अपने चेहरे पे मुस्कान ला रही थी, और जो माँ के चेहरे पे जो मुस्कान था उसको देख के पोएट मुस्कुरा रही थी। इस प्रकार से आप यहाँ पास देखते हैं कौन सी थीम देखने को मिल रही है हमें, नॉस्टैल्जिया की थीम देखने को मिल रही है। दोनों इस पास्ट के लिए खुश भी थी और दुख भी थी, मीन्स दोनों ही वरी थी, बोथ वरी विद द लेबर्ड केस ऑफ लॉस। मतलब ये दोनों ही खुश भी थी और दुख भी थी, और इतना इस बड़े लॉस के लिए उनको मतलब तकलीफ भी थी। मतलब वो फोटो देख के उनकी माँ सोच रही थी कि पहले मैं कितनी मतलब पहले मेरी लाइफ थी, अब तो पूरी चेंज हो चुकी है, अब तो बुढ़ापा आ चुका है। और जो माँ जो वो नरेटर रहती है, मीन्स जो ऑथर रहती है, वो सोचती हैं कि अब तो मेरे पास माँ ही नहीं है। उस पिक्चर को देख के क्या सोचती हैं कि अब तो मेरे पास माँ ही नहीं है। लास्ट हम अपने कंक्लूजन वाले पार्ट में आते हैं। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स ए डेड गर्ल लाइव्ड। एंड ऑफ दीज सर्क्यूमिस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब इस थर्ड वाले स्टैंजा में हमें क्या देखने को मिलता है, जो पोएट है वो अपनी माँ को याद कर रही है। मीन्स कहती है कि अब बहुत साल बीत चुके हैं, अब उनकी माँ क्या हो चुकी है, उनकी माँ का डेथ हो चुका है, मीन्स उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। अब वो उस फोटो को देखती है और अपनी माँ की सारी यादों को याद करती हैं, और कहती हैं कि किस प्रकार से उनकी माँ मासूम लगती थी, किस प्रकार से इस फोटो में दिखाया गया है कि वो किस प्रकार से बीच पे एंजॉय करती हैं, सारी यादों को ये ताज़ा देखती है, और अपनी मेमोरी को पूरा इंजॉय करती है, और थोड़ी सी अंदर से दुखी भी रहती है, क्योंकि वो इसलिए इंजॉय करती, इसलिए खुश रहती है कि कुछ तो है मेरे पास, मेरी माँ की निशानी, मीन्स मेरे पास वो फ़ोटो है जो आज भी मेरी माँ की ही है, जो इस हिसाब से लगता है कि माँ मेरे पास है, बट अब वो रियल में उसकी माँ नहीं है। मीन्स कि अब वो फोटो तो है जो कि माँ की याद दिलाती है, बट माँ तो रियल में नहीं है, मीन्स माँ क्या हो गई हैं, उनका डेथ हो चुका है। एंड ऑफ दिस सर्क्यूमिस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और ये पूरे सर्क्यूमिस्टेंसेस में अब कुछ भी कहने लायक नहीं है, मीन्स मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना तकलीफ़ है, लेकिन हाँ इसमें एक्सेप्टेशन, इस लाइन में आपको देखिए एक्सेप्टेशन देखने को मिल रहा है कि राइटर जो ऑथर है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ ऐसा तो सबके साथ होता है, सबको एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। मीन्स इसमें एक प्रकार के आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, inability to justify that means or inability, just a second, inability to justify का थीम यहाँ पास जस्टिफाई डेथ, जस्टिफाई लिखा नहीं जा रहा है, उतना तो लिख दिए थे, आप यहाँ पास देख लीजिए जस्टिफाई, ये आप अपने उस नोट्स में लिख लीजिएगा। डेथ का थीम भी यहाँ पास देखने को मिल रहा है। मीन्स क्या है, जो पोएट है वो अपने आप को मीन्स एबल कर लेती हैं कि हाँ वो जो डेथ का जो एक्सेप्टेंशन रहता है उसको रिसीव कर लेती हैं। इसका भी थीम यहाँ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमें थीम इसकी क्या देखने को मिलती है, एक प्रकार की पेसिमिस्टिक और मेलंकली। मीन्स इसमें का जो मोस्टली आपको थीम देखने को मिलेगा वो पेसिमिस्टिक और मेलंकली देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पास एंड दीम सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से, इसमें मीन्स अभी अब कुछ भी कहने लायक नहीं है, जो भी होना था वो हो चुका, जो बीतना था वो बीत चुका। हाँ मेरी माँ मेरे साथ मेरे यादों में है, इस फोटो में है, मैं उनको देख सकती हूँ, ये लास्ट की फीलिंग रहती है पोएट की। और फिर ये वाली लाइन देखिए फ्रेंड, इट्स साइलेंस। इसमें आपको क्या इसमें इस वर्ड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें फिर से आपको एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें देखिए श और साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस प्रकार से आपको एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पास आपको एलिट्रेशन के साथ साथ आपको पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस लाइन का मतलब है चुप्पी चुप करा देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पास चुप्पी जो साइलेंस है उसको पर्सोनीफाई किया गया है। मीन्स कि एक पर्सन की क्वालिटी होती है, मतलब कौन चुप करवाता है, पर्सन या फिर लोग चुप करवाते हैं ना, हाँ तुम चुप हो जाओ, इस प्रकार से इस चुप्पी चुप करा देती है। इस यहाँ पास आपको पर्सोनिफिकेशन भी इस लाइन में देखने को मिलेगा। एक तो आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा, दूसरा आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा। मीन्स चुप्पी चुप करा देती है। यहाँ पास क्या किया गया है, साइलेंस को पर्सोनिफाइड किया गया है। और आपको तीसरा फिगर ऑफ स्पीच इसमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें तीसरा फिगर ऑफ स्पीच आपको मिलेगा एंटा क्लासिस।
एंटाक्लासिस फिगर ऑफ स्पीच इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि एंटाक्लासिस क्या होता है। इसमें मीन्स होता है कि वर्ड रिपीट होता है बट इसका मीनिंग अलग हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इसमें साइलेंस साइलेंस रिपीट है बट इसका मीनिंग अलग हो गया है। एक साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी और इसका मतलब चुप कराना। एक 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 का तो एक का यहाँ मतलब हो गया चुप्पी, और चुप्पी ही किसको चुप करा रही है, चुप्पी ही चुप को चुप करा रही है, मीन्स चुप्पी चुप करा देती है। इस प्रकार का वर्ड यहाँ पास पर्सोनिफाई किया गया है। इस प्रकार से इसका इस साइलेंस का वर्ड मीनिंग अलग है और इस साइलेंस का मीनिंग अलग है। इस प्रकार से आपको एंटाक्लासिस भी देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपकी हो सकती है क्योंकि इसमें मोस्टली 3 फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल रहे हैं, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड एंटाक्लासिस देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से ऑथर ने अपनी पूरी माँ की जो एक प्रकार की जो फोटोग्राफ रहता है उस फोटोग्राफ को देख के जो उनकी फीलिंग रहती है एक पोएम में, उस फीलिंग को उन्होंने कितने कितने अच्छे तरीके से एक पोएम में उतारा है। तो आपको आई होप पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाई समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो आप देख रहे हैं कि इतने डीप जाकर तो 11th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता होगा। तो हमें अगर पीजी लेवल का एनसीईआरटी कवर करना है तो हमें इस लेवल का कवर करना पड़ेगा। अगर इससे ईजी आता है तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, अगर नहीं आता है तो हमें अपनी तैयारी तो उसी हिसाब से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पैटर्न इतना चेंज हो गया है कि हमारे पास कोई भी प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं है कि हम उसको देख के बता कर सके कि हम एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा। तो हमें अपनी तैयारी अच्छी से अच्छी करनी है, इसलिए हम आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि जो हमने स्टार्टिंग में 10 इंट्रोडक्शन क्लास फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच का लिया था उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर हम नहीं लिए होते तो आपको बीच बीच में बताना पड़ता, हालांकि भी मैं बता ही रही हूँ। तो अगर फ्रेंड आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए। तो चलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर से हैं उसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो जो क्वेश्चन आपको देख के तरीका पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेंड्स मेरी बातें जब अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आपका पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगी इसी तरीके से, एक एक वर्ड को समझा के उसमें कौन सा जोनरा कौन सा मीन्स की कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा जोनरे का ये पोएम है, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर वे में बताती चलूँगी। जैसे ये वाला टॉपिक पढ़ा है ऐसे ही मैं और इसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए आपकी एक्स्ट्रा आगे की क्लासेस लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ फोटोग्राफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मीन्स ये मेंशन मैंने किया है कि मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल सकते हैं। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर में कैमरा क्या कैप्चर करता है, तो ये देखिए बहुत ही क्लियरली इसमें मेंशन है कि, या फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, फिर व्हाट हैड द कैमरा कैप्चर इन द पोएम अ फोटोग्राफ। अगर ये भी क्वेश्चन आपको दिखे तो सेम आंसर ही भी रहेगा। इसका आंसर सेम ही है। तो आंसर क्या है, The camera had captured the image of 3 happy youngest enjoying a holiday by the sea। मीन्स क्या कैप्चर करता है कि तीन यंगर्स रहती हैं जो कि इंजॉय करती रहती हैं। कहाँ अपना हॉलिडे इंजॉय करती है, कहाँ सी साइड पे, मीन्स एक बीच पे एक सी साइड पे वो अपना हॉलिडे इंजॉय करती रहती है। दे आर द मदर ऑफ द पोएट, जो कि पोएट की मदर रहती हैं उसमें से एक, और 2 कौन रहती हैं, उनकी कजन्स रहती हैं। द पोएट्स मदर इज़ ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। उनकी माता की जो उम्र रहती है, जो एज रहती है, वो कितनी रहती है फ्रेंड्स, 12 ईयर्स की उनकी माता की एज उस पिक्चर में दिखाया गया है। द गर्ल्स लुक हैप्पी इन द पिक्चर। अब जो तीनों लड़कियां दिखाई गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई गई हैं उस पिक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोएट फील इमोशनल एंड ऑन सीइंग द फोटोग्राफ। अब पोएट इमोशनल क्यों हो जाती है फोटोग्राफ को देख के, तो इसका आंसर ये है, द पोएट सीज हैप्पी पिक्चर्स ऑफ हर मदर्स एंजॉइंग हर सी साइड हॉलीडे। हर मदर इज नो लॉन्गर विद हर, सी हैज़ बीन डेड फॉर 12 ईयर्स। अब इसमें क्या होता है कि जो पिक्चर वो देखती है कि किस प्रकार से अपना हॉलिडे सी साइड पे उनकी माता ने कितने अच्छे से, उनकी माँ ने कितने अच्छे से बिताया हुआ था। बट अब वो फ़ोटो तो है उनके पास बट उनकी माँ नहीं है, मीन्स उनकी माँ उनसे दूर हो गई हैं। सी हैज़ बिन डेड फॉर 12 ईयर्स। अब देखिए जब उस फोटो में जो लड़की रहती है, जो नरेटर की माँ रहती है, वो भी 12 ईयर की रहती है। अब ये कोइंसिडेंसी देखिए कि वो जो पिक्चर अब उन देखती है, ऑथर जो पिक्चर उठाती है वो भी लगभग 12 ईयर के बाद ही उठाती है, मीन्स कि उनकी माता के डेथ के लगभग 12 साल बीत चुके हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
हु आर द पीपल इन फोटोग्राफ, अब कौन से पीपल थे फोटोग्राफ में। फिर एक अ स्माइली गर्ल अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, ये स्माइलिंग गर्ल कौन है फ्रेंड, ये है पोएट की माँ। पोएट की माँ रहती है जिनकी एज रहती है 12 ईयर ओल्ड एंड 2 यंगर गर्ल्स, और उनकी 2 सिस्टर्स रहती हैं, कजन्स रहती हैं, बेटी एंड डॉली, मीन्स चाचा की लड़कियां रहती हैं ये बेटी एंड डॉली। उनका नाम क्या रहता है, बेटी एंड डॉली। होल्डिंग हर हैंड, मेरी माँ के उनके माँ के हाथ को होल्ड की होती है, मीन्स पकड़ी हुई होती हैं। द 12-year-old गर्ल वॉज द मदर ऑफ द पोएट एंड द अदर 2 हर कजन्स, जो 12 साल की लड़की रहती है वो पोएट की मदर रहती है, और जो दोनों अलग रहती हैं वो उनकी कजन्स रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What impression do you form of the poet's mother after reading a poem of photograph? आपको कौन सा इंप्रेशन देखने को यहाँ पास मिल रहा है कि जब आप ये फोटोग्राफ रीड कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा The poet mother is shown in the poem as a young girl of 12. She is carefree and full of enjoyment during her seaside holiday. हमें क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि एक 12 साल की लड़की हमें इस पिक्चर में दिखाई जा रही है जो कि पूरा इंजॉय करती है अपने सी साइड हॉलीडे को पूरा इंजॉय के साथ। उस पिक्चर में दिखाया गया कि कैसे उनके फेस पे बाल चिपक रहा है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, हवा की वजह से उनके बाल उड़ रहे हैं, उनके चेहरे पे किस प्रकार की स्माइल बनी हुई, ये पूरा हमें देखने को मिल रहा है। किस में मिल रहा है, इस पोएम में। क्योंकि एक एक लाइन को कितनी अच्छे से आप देख रहे हैं, पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि उनके चेहरे पे बाल आ रहे थे, हवा चल रही थी, उस समुद्र की जो लहरें थी उनके पैरों को रेत पे पड़े पैरों के छाप को मिटा रही थी, अपने साथ ले जा रही थी। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ऑथर ने डिस्क्राइब किया है, एक एक लाइन को बहुत ही क्लियरली डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख लेते हैं एंड ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से दैट। अब इस लाइन का तो मीनिंग पूछ लिया। एट ऑल इट्स साइलेंस सी इज द पोएट इन अ फोटोग्राफ, व्हाट इज द रेफरिंग टू, मीन्स साइलेंस का मतलब क्या है, मीन्स सी इज रेफरिंग टू द डेथ ऑफ हर मदर, मीन्स अब सब कुछ साइलेंट हो गया, अब कुछ भी कहने लायक नहीं है यहाँ पे, आप कुछ भी अब इसके बारे में नहीं कह, बस मुझे इतना कहना है कि साइलेंट मतलब चुप करा देते। इज रेफरिंग टू द डेथ ऑफ हर मदर, मतलब उनकी माँ का अब डेथ हो चुका है, अब मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं, मेरी माँ एक प्रकार से साइलेंट हो चुकी है, उनको मृत्यु ने चुप करा दिया है। यहाँ पर जो चुप्पी का वर्ड किया गया है वो मृत्यु से किया गया है, मतलब मीन्स मृत्यु तो सबको एक दिन आनी ही है, मीन्स सबको एक दिन चुप हो जाना ही है। तो इसी इज रेफरिंग टू द डेथ ऑफ हर मदर। तो फ्रेंड आज का वीडियो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आई होप इसमें से आपका पूरा जितने अगर इस टॉपिक से इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो इसमें इसके बाहर नहीं आए, कितना तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो आज का वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो दिख सके। चलिए फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। फ्रेंड आप अपनी एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। हाँ, अगर कोई थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम भी लग रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।